मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज आपसे बात करेंगे आयकर अधिनियम 1961 यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के पार्ट 6 पर। इससे पहले इसके 5 भाग हो चुके हैं और शुरू में ही बताया गया था कि अधिनियम काफ़ी लंबा है तो इसके एक से अधिक पार्ट बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा शार्ट करने की कोशिश इसलिए नहीं की गई है क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेरी कर सकता है, तो इसे शार्ट ना करके हम टोटल टॉपिक देखेंगे। और आप अच्छा सा नोट्स इसमें बना लीजिए, पढ़ते रहिए। रटने या याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस एक बार सारे कंप्लीट करके सेक्शन और सारे इसके अध्याय नोट कर लीजिए। टाइम टू टाइम इसको पढ़ते रहें, वॉच करते रहें। ज़रूरत पड़ने पे आप निश्चित रूप से प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। इसमें एक पॉइंट आपको बता दें, जो मिस्टेक हुआ था पार्ट 5 में, तो वो बाई मिस्टेक लिख गया था। इसको आप पहले सुधार कर लें। इसका जो पार्ट 5 था, आयकर अधिनियम 1961 का पार्ट 5, तो पार्ट 5 में एक सेक्शन था 139A यानी 139 का, है ना, 139 का, 139 का। तो इसे हम बाई मिस्टेक 139 खा लिख गए हैं उस पर, है ना, 139 खा, तो ये गलत है। इसमें है स्थायी खाता संख्यांक, स्थायी खाता संख्यांक, ठीक है। स्थायी खाता संख्यांक यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, इसको पैन कहते हैं, PAN, पैन। तो पैन से आप सभी परिचित हैं। इसका सेक्शन गलत लिख गया था, बाकी डिटेल उसमें आप देखिएगा। तो ये 139A पढ़िएगा, 139B को करेक्ट करके 139A कर लेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे टोटल 3 अध्याय पर बात करूंगा और वो होगा अध्याय 17, अध्याय 19 और अध्याय 19 का। इस पे 3 पे बात करेंगे। इसका अध्याय 18 बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है और वहाँ से क्वेरी भी आने की संभावना नहीं है। जो अध्याय 17 है वो है कर संग्रहण एवं वसूली, है ना, कर संग्रहण एवं वसूली, ये अध्याय 17 है। कर संग्रहण एवं वसूली यानी कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्सेज, कर संग्रहण एवं वसूली, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्सेज। और 19 अध्याय जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये है प्रतिदाय। तो प्रतिदाय का मतलब होता है रिफंड्स, है ना, रिफंड्स। और इसका जो 19 का है ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 19 का में है मामलों का समझौता, मामलों का समझौता यानी सेटलमेंट ऑफ केसेस, सेटलमेंट ऑफ केसेज। तो 3 अध्याय 3 चैप्टर हम इसमें देखेंगे और इनके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण जो सेक्शन होंगे उस पर बात करेंगे। आपको बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ा अधिनियम है और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 पार्ट और इसके बनेंगे, 2 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो एक नोट्स आप बना लीजिएगा। उसके बाद मैं इसका निचोड़, 8 भागों का निचोड़ एक समरी के तौर पे बना दूंगा, तो उसको आप जो है टाइम टू टाइम रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन एक बार बेस आपका क्लियर होना चाहिए। तो 3 अध्याय पे बात करेंगे, अध्याय 17, अध्याय 19 और 19 का। तो चलिए पहले अध्याय पर चलते हैं। अध्याय 17 आप देखेंगे और अध्याय 17 है आपका कर संग्रहण एवं वसूली यानी कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्सेस, कर संग्रहण एवं वसूली। तो इसका सेक्शन 190 है, धारा 190, स्रोत पर कटौती और अग्रिम संदाय, स्रोत पर कटौती और अग्रिम संदाय यानी डिडक्शन एंड सोर्स एंड अग्रिम संदाय का मतलब होता है एडवांस पेमेंट। संदाय शब्द कंफ्यूज करता होगा आपको, तो संदाय का मतलब होता है पेमेंट और अग्रिम आप समझ ही रहे हैं एडवांस, एडवांस पेमेंट यानी डिडक्शन एट सोर्स एंड एडवांस पेमेंट। तो स्रोत पर कटौती और अग्रिम संदाय। अच्छा, इसके अंतर्गत जहां किसी आय के संबंध में नियमित निर्धारण किसी बाद के निर्धारण वर्ष में किया गया है, ऐसी आय पर
कर यथास्थित स्रोत पर कटौती द्वारा या संग्रहण द्वारा या अग्रिम संदाय द्वारा संदेय होगी यानी पेबल होगी। तो संदाय का मतलब पेमेंट होता है और संदेय पेबल होगी। फिर से एक बार देख लीजिए, इसके अंतर्गत जहां किसी आय के संबंध में नियमित निर्धारण किसी बाद के निर्धारण वर्ष में किया जाएगा। अमूमन क्या होता है, जो निर्धारण वर्ष होता है वो पूर्व वर्ष की आय पर वैल्यूएशन करता है, पूर्व वर्ष की आय पे गणना करता है। बट यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत जहाँ किसी आय के संबंध में नियमित निर्धारण किसी बाद के वर्ष में किया जाना है, ऐसी स्थिति पर कर यथास्थित स्रोत पर कटौती द्वारा या संग्रहण द्वारा या अग्रिम संदाय द्वारा संदेय होगा यानी पेबल होगा। इसी का सेक्शन 191 है प्रत्यक्ष भुगतान यानी डायरेक्ट पेमेंट। तो प्रत्यक्ष भुगतान यानी डायरेक्ट पेमेंट 19 आपका धारा 191 में क्या है, ऐसी आय की दशा में जिसके संबंध में आयकर की कटौती भुगतान के समय करने के लिए इस अध्याय के अंतर्गत उपबंध नहीं किया गया है। ऐसी आय की दशा में जिसके संबंध में आयकर की कटौती भुगतान के समय करने के लिए इस अध्याय के अंतर्गत उपबंध नहीं किया गया है या किसी दशा में आयकर की कटौती नहीं की गई है, तो आयकर निर्धारिती द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संदेय होगा या पेबल होगा, डायरेक्ट पेबल होगा या प्रत्यक्ष रूप से संदेय होगा। आइए नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है अध्याय 17 का धारा 192 वेतन यानी सैलरी। धारा 192 में वेतन यानी सैलरी की बात की गई है। तो वेतन शीर्ष यानी हेड ऑफ सैलरी, वेतन शीर्ष हेड ऑफ सैलरी के अंतर्गत प्रभार का मतलब चार्जेबल, वेतन शीर्ष के अंतर्गत प्रभार किसी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति संदाय के समय संदेय यानी पेमेंट के समय पेएबल रकम पर आयकर की कटौती आयकर की उस औसत दर पर करेगा जो इस शीर्ष के अंतर्गत निर्धारित की उस वित्तीय वर्ष की प्राक्कलित आय पर उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें संदाय यानी पेमेंट किया जाता है प्रवर्त दरों पर संगणित होगी, यानी जो प्रवर्त दरें होंगी उस पर कैलकुलेट होगी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि वेतन शीर्ष के अंतर्गत जो प्रभार किसी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति होगा तो भुगतान के समय जो प्रचलित दर होंगी उस पर आयकर की कटौती करने के बाद पेमेंट करेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट है 194 खा लॉटरी या वर्ग पहेली से जीत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये पूछ लिया जाता है। 194 खा लॉटरी या वर्ग पहेली से जीत यानी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल। पहेली का मतलब पजल हो जाएगा, तो विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल। यदि किसी व्यक्ति को लॉटरी अथवा वर्ग पहेली से या अन्य किसी प्रकार के खेल से, कोई भी खेल हो सकता है, और ये खेल आपका कौन बनोगा करोड़पति भी आप देखते होंगे सोनी चैनल पे केवीसी, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। कोई भी ऐसा खेल जिसमें पुरस्कार मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को लॉटरी अथवा वर्ग पहेली या अन्य किसी प्रकार के खेल से 10,000 रुपये से अधिक रकम जीत से प्राप्त हुई है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 10,000 रुपये से अधिक रकम जीत से प्राप्त हुई है तो अदायगी करने वाला उत्तरदायी व्यक्ति यानी जो इस खेल से जीती हुई राशि को पेमेंट कर रहा है, अदायगी करते समय प्रवर्त दरों पर उस पर आयकर की कटौती करेगा और आफ्टर दिस इसका पेमेंट करेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट सेक्शन है आपका अध्याय 17 की धारा 194 घा यानी 194D में कहा गया है बीमा कमीशन यानी इंश्योरेंस कमीशन। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। अध्याय 17 कर संग्रहण एवं वसूली, इसका सेक्शन 194D बीमा कमीशन। जो कोई व्यक्ति किसी निवासी को, निवासी से तात्पर्य है भारत के निवासी से, भारत की सीमा के अंदर निवास करने वाला व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति किसी निवासी को बीमा कारोबार प्रदान कराने के बदले पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त करने का उत्तरदायी है
तथा यह भुगतान चाहे किसी भी रीति से किया गया हो, भुगतान के समय प्रवर्त दरों पर आयकर कटौती की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी साधारण सी बात लिखी हुई है। और यहाँ पे एक नोट हमने लिखा है कि 1 जून 1973 से पहले, यानी 1 जून 1973 से पहले जमा की गई या संदत्त यानी पे की गई आय पर किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 1 जून 1973 से पहले ये बात लागू 194 घ की नहीं होगी। तो 1 जून 1973 से पहले जमा की गई या संदत्त की गई आय पर किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी, अथवा कमीशन की राशि अगर 15,000 रुपये से कम है तो इस पर भी कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो 1 जून 1973 से पहले जमा की गई या पे की गई राशि पर, और अगर 15,000 रुपये या उससे कम है तो इस पर किसी प्रकार की आयकर कटौती नहीं होगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 207 धारा 207 अध्याय 17 की धारा 207 अग्रिम कर का संदाय करने का दायित्व, यानी लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, अग्रिम कर का संदाय करने का दायित्व किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर जिसको चालू वर्ष भी कहा जाएगा, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली कुल आय, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली कुल आय जिसे चालू वर्ष भी कहा जाएगा, कि ठीक बाद वाले वर्ष में निर्धारण वर्ष के लिए आयकर देय होगा। यह भारत के उन निवासियों पर लागू नहीं होगा जो पूर्व वर्ष के दौरान 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 207, इसको ध्यान रखेंगे कि लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस, तो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली कुल आय, इस वित्तीय वर्ष को चालू वर्ष भी कहा जाएगा, कि ठीक बाद वाले वर्ष में निर्धारण वर्ष के लिए आयकर देय होगा। यह भारत के लिए उन निवासियों पर लागू नहीं होगा जो पूर्व वर्ष के दौरान 60 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपका जो है धारा 219 है अग्रिम कर के लिए मुजरा, यानी क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्सेस। अग्रिम कर के लिए मुजरा, मुजरा को सेट ऑफ भी कहते हैं या क्रेडिट भी कह सकते हैं। अग्रिम कर के लिए मुजरा, अग्रिम कर के रूप में निर्धारिती द्वारा, अग्रिम कर के रूप में निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई या उससे वसूली गई कोई राशि जिसमें सस्ती या ब्याज नहीं शामिल है। सस्ती का मतलब दंड होता है, और ब्याज यानी कोई पेनाल्टी या ब्याज शामिल नहीं है। तो अग्रिम कर के रूप में निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई या उससे वसूली गई कोई राशि उस कालावधि में, यानी टाइम ड्यूरेशन की आय के बाबत कर के भुगतान के रूप में समझी जाएगी, जो उस वित्तीय वर्ष के ठीक आगामी निर्धारण वर्ष के निर्धारण के लिए पूर्व वर्ष होगा। ठीक है, ठीक आगामी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण के लिए पूर्व वर्ष होगा जिसमें वह देय थी, और नियमित निर्धारण में निर्धारिती को मुजरा कर दी जाएगी, यानी क्रेडिट कर दी जाएगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सेक्शन 222 और सेक्शन 223 अध्याय 17 कर संग्रहण एवं वसूली। इसका सेक्शन 222 यानी धारा 222 कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, यानी सर्टिफिकेट बाय इनकम टैक्स ऑफिसर, कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है और आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब कोई निर्धारिती की परिभाषा आप पहले अध्याय में पार्ट 1 में सेक्शन 2 में देख चुके हैं। ये वो व्यक्ति होता है जिस पर टैक्स निर्धारित किया जा रहा है। तो जब कोई निर्धारिती कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो कर वसूली अधिकारी स्वहस्ताक्षरित विवरण विहित प्रारूप में तैयार कर सकेगा। स्वहस्ताक्षरित विवरण विहित प्रारूप में एक निश्चित फॉर्म में तैयार कर सकेगा, जिसमें निर्धारिती द्वारा शेष बकाया यानी एरियर
की रकम उल्लिखित होगी। इस विवरण को इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में यानी सेकंड शेड्यूल्स में प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट कहा गया है और इसमें उल्लिखित राशि को निर्धारित की चल अचल संपत्ति को कुर्क एवं विक्रय करके वसूली जाएगी। यानी प्रमाण पत्र पे जो बकाया राशि यानी एरियर मेंशन है, जो प्रमाण पत्र आपकी द्वितीय अनुसूची में मेंशन किया गया है, उस रकम को निर्धारित की यानी जिसके ऊपर टैक्स लागू किया जा रहा है कि चल अचल संपत्ति को कुर्क एवं विक्रय करके वसूल किया जा सकेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 222 और 223 जो है वो कर वसूली अधिकारी जिसके द्वारा वसूली की जानी है, यानी आपका जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स है जिसके द्वारा टैक्स वसूला जाना है। तो धारा 222 के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए सक्षम कर वसूली अधिकारी वह होगा जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर निर्धारित वृत्ति या कारोबार चलाता है अथवा निवास करता है। आप समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन दोनों है, 222 और 223। आइए अगले पॉइंट पर। और नेक्स्ट सेक्शन है आपका 224 यानी धारा 224। तो आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय 17 यानी कर संग्रहण एवं वसूली की धारा 224 प्रमाण पत्र की विधि मान्यता और उसका रद्द किया जाना अथवा संशोधन। तो प्रमाण पत्र की विधि मान्यता, इसका मतलब है वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र की विधि मान्यता एंड कैंसलेशन और अमेंडमेंट। तो प्रमाण पत्र की विधि मान्यता और उसका रद्द किया जाना अथवा संशोधन निर्धारित को कर वसूली अधिकारी द्वारा तैयार किए गए किसी प्रमाण पत्र के सही होने के संबंध में किसी भी आधार पर किसी प्रकार के विवाद को उठाने का अधिकार नहीं होगा। निर्धारित को यानी जिसके उस ऊपर टैक्स निर्धारित आयकर विभाग द्वारा किया जा रहा है को कर वसूली अधिकारी द्वारा तैयार किए गए किसी प्रमाण पत्र के सही होने के संबंध में किसी भी आधार पर किसी प्रकार के विवाद को उठाने का अधिकार नहीं होगा, किंतु कर वसूली अधिकारी के लिए प्रमाण पत्र को रद्द करना यदि ऐसा वो आवश्यक समझता हो, ऐसा उचित समझता हो, अथवा लिपकी या किसी मिस्टेक या गणितीय त्रुटि के आधार पर संशोधन करने का विधिपूर्ण अधिकार होगा। किसको? कर वसूली अधिकारी को। इसी का सेक्शन 227 से राज्य सरकार के मार्फत वसूली यानी रिकवरी थ्रू बाई स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार के मार्फत वसूली यानी रिकवरी थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 258 के उपधारा यानी उप अनुच्छेद 258(1) के अंतर्गत यदि केंद्र सरकार कर की वसूली राज्य सरकार को सौंप देती है तो राज्य सरकार उस क्षेत्र या उसके किसी भाग के संबंध में यह निर्देश दे सकेगी कि वहां पर ऐसा कर नगर पालिका कर या स्थानीय दर के साथ वसूल किया जाएगा। तो ये सारे सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं को पूछ लिया जाता है, ये जटिल सवालों में आते हैं और यही क्वेश्चन यदि हम एग्ज़ाम में कर लेते हैं तो हम औरों से अलग और डिफ़र हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। ये अध्याय 17 का जो है आपका लास्ट सेक्शन होगा 230, ठीक है, जो मैं लिखा रहा हूँ उसमें जो है अध्याय 13 यानी कर संग्रहण एवं वसूली जिसको अभी तक आप देख रहे थे, इसकी धारा 230 ये लास्ट होगी। इसके बाद हम 18 को ड्रॉप कर देंगे। अध्याय 18 में कुछ खास नहीं है जो हमारे लिए उपयोगी हो। बात करेंगे हम लोग इसके चैप्टर 19 पे जिसमें रिफंड्स के बारे में बात की गई है यानी प्रतिदाय के बारे में बात की गई है। तो धारा 230 से कर समाशोधन प्रमाण पत्र यानी टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का निवासी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का
निवासी नहीं है तथा कारोबार या वृत्ति के संबंध में भारत आया है और उसकी भारत में किसी स्रोत से व्युत्पन्न आय है यानी इनकम है, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का निवासी नहीं है यानी डोमिसाइल्ड नहीं है इंडिया में उसका, और वह कारोबार या वृत्ति के संबंध में भारत आया है, उसकी भारत में किसी भी स्रोत से उत्पन्न कोई आय है, ऐसा व्यक्ति भारत का राज्य क्षेत्र यानी भारत की संप्रभुता क्षेत्र से भूमार्ग से, जल मार्ग से या वायु मार्ग से तब तक नहीं छोड़ सकेगा जब तक कि वह ऐसे प्राधिकारी को यानी ऐसी अथॉरिटीज को जो निर्धारित की गई है, विहित की गई है, अपने नियोजक जिसने उसको एम्प्लॉय किया था या जिससे आय प्राप्त करता था उससे वचनबंध प्राप्त करने के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त ना कर ले। अनापत्ति प्रमाण पत्र का मतलब है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी। तो यदि वो एनओसी प्राप्त कर लेता है कोई विदेशी व्यक्ति तो वो जा सकता है, किंतु जब तक वो अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं हासिल कर लेता है तब तक वो किसी भी साधन द्वारा जो है भारत की सीमा क्षेत्र को नहीं छोड़ सकेगा। अब हम लोग बात करेंगे इस आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय 9 पर, जो कि है रिफंड्स। आइए देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है इस आयकर अधिनियम 1961 का अध्याय 19, जिसमें प्रतिदाय यानी रिफंड की बात की गई है। तो अध्याय 19 प्रतिदाय मीन्स रिफंड्स, इसका सेक्शन 237 प्रतिदाय यानी रिफंड्स ही है, और इसका मतलब क्या है और इसमें व्यवस्था क्या है वो चीज़ आप देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को यानी कर निर्धारण अधिकारी को, यदि कोई व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को यह समाधान करा देता है कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए उसकी ओर से अदा की गई या अदा मानी गई कर राशि उस रकम से अधिक है जो उचित रूप से प्रभार है, प्रभार का मतलब चार्जेबल है, तो वह अधिक वाली राशि की वापसी का हकदार होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये रिफंड्स क्या है, यदि कोई व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को इस बात से आश्वस्त कर दे कि जो उसने टैक्स पेड किया है या जो पेड माना गया है वो निर्धारण वर्ष के लिए जो उचित प्रभार था उससे अधिक है, तो ये अधिक वाली राशि उसे रिफंड कर दी जाएगी और इसका वो हकदार होगा। अच्छा, इसी का सेक्शन 239 है प्रतिदाय के दावे का प्रारूप एवं परिसीमा यानी फॉर्म ऑफ क्लेम रिफंड्स एंड लिमिटेशन, प्रतिदाय के दावे का प्रारूप एवं परिसीमा। तो इस अध्याय के अधीन प्रतिदाय के लिए हर दावा धारा 139 के उपबंधों के अनुसार विवरणी देकर प्रस्तुत किया जाएगा। विवरणी मतलब रिटर्न। धारा 139 में हमने इनकम टैक्स रिटर्न की बात की थी यानी आयकर विवरणी। तो इस अध्याय के अधीन प्रतिदाय के लिए हर दावा मतलब क्लेम धारा 139 के उपबंधों के अनुसार विवरणी यानी रिटर्न देकर प्रस्तुत किया जाएगा। रिफंड हेतु आवेदन की जो परिसीमा होगी वो निर्धारण वर्ष के अंतिम दिन से 1 वर्ष के भीतर होगी। समझ गए? रिफंड हेतु आवेदन की जो परिसीमा होगी जिसकी बात की गई है तो निर्धारण वर्ष के अंतिम दिन से 1 वर्ष के भीतर मानी जाएगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेक्शन 243 एंड 244A। तो 243 है विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज। विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड्स। तो इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड यानी जो प्रतिदाय है, रिफंड्स हैं, अगर वो लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं तो उस पर मिलने वाला ब्याज यानी सेक्शन 243। तो यदि निर्धारण अधिकारी कर निर्धारण अधिकारी यदि निर्धारण अधिकारी निर्धारण माह के अंतिम दिन से 3 माह के भीतर यदि निर्धारण अधिकारी निर्धारण माह के अंतिम दिन से 3 माह के भीतर प्रतिदाय यानी रिफंड्स मंजूर नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में 3 माह की अंतिम तारीख के बाद वापस की जाने वाली निर्दिष्ट रकम पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज अदा करना होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है 243।
और 244 का 244 का प्रतिदायों पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन रिफंड्स, इसके तहत जहां किसी रकम का प्रतिदाय निर्धारिती को देय हो जाता है, यानी इसके तहत जहां पे कोई रकम या रिफंड्स जो है निर्धारिती को देय हो जाता है, वहां इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त राशि के साथ उस पर आधा परसेंट 1/2% की दर से साधारण ब्याज भी निर्धारिती प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, पहला है विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज और दूसरा है प्रतिदायों पर ब्याज। यानी अगर प्रतिदाय डिले हो जाता है तो उस पर ब्याज, और प्रतिदाय अगर कोई बनता है तो उस पर ब्याज। इसमें 15% है और इसमें सिर्फ आधा % है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अध्याय 19 की धारा 245 245 सेक्शन, जिसमें ऐसे कर के प्रति जो संदेह है यानी पेबल है, प्रतिदायों का मुजरा, ऐसे कर के प्रति जो संदेह है प्रतिदायों का मुजरा यानी सेट ऑफ रिफंड्स अगेंस्ट टैक्स रिमेनिंग पेबल, ठीक है। तो ऐसे करके प्रति संदेह जो प्रतिदायों का मुजरा का मतलब सेट ऑफ रिफंड्स। तो इसके तहत उस दशा में जहां इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति को कोई रिफंड दे है, वहां यथा स्थित निर्धारण अधिकारी, जिसमें आयुक्त मुख्य आयुक्त द्वारा प्रतिदाय के भुगतान के बदले किसी ऐसी राशि में मुजरा यानी सेट ऑफ कर दी जाएगी जो व्यक्ति द्वारा संदत यानी पेमेंट की जानी बाकी है। तो अगर कोई रिफंड बनता है किसी व्यक्ति का, तो उस रिफंड को पेमेंट ना करके अगर उसके द्वारा कोई शेष या बकाया है या कोई अगला बकाया बनता है तो उसमें उसे मुजरा कर दिया जाएगा, नहीं ये सेट ऑफ कर दिया जाएगा। और ऐसा कौन करेगा? तो मुख्य आयुक्त या आयुक्त आयकर। अगले पॉइंट पे आ जाइए। और नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा अध्याय 19 का यानी चैप्टर 19 का। ये इम्पोर्टेंट है और इसलिए इसको हमने थोड़ा प्राथमिकता भी दी है। अध्याय 19 का मामलों का समझौता यानी सेटलमेंट ऑफ केसेस। समझौता यानी सेटलमेंट, मामले यानी केसेस, मामलों का समझौता, सेटलमेंट ऑफ केसेस अध्याय 19 का। अच्छा, इसका जो सेक्शन था 245 का, वो यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, उसमें डेफिनीशन थी और इस अध्याय के संदर्भ में यानी अध्याय 19 का के संदर्भ में जो परिभाषाएं हैं वो 245 का में दी हुई हैं। और उसमें परिभाषाएं कौन सी हैं कि मामला क्या होगा, सेटलमेंट क्या होगा और इसके लिए न्यायाधिकरण क्या होगा, इनकी डेफिनेशन दी है, तो वो बहुत ज़रूरी नहीं है। आप देखिए 200 खा धारा 245 खा किसके अंतर्गत? 19 का के अंतर्गत। तो आयकर समझौता आयोग यानी इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, आयकर समझौता आयोग, केंद्रीय सरकार इस अध्याय के अधीन मामलों के समझौते के लिए एक आयोग गठित करेगी जो आयकर समझौता आयोग कहलाएगा यानी इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन कहलाएगा। इसमें एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा उतने ही सदस्य होंगे जितना सेंट्रल गवर्नमेंट उचित समझेगी। तीसरा पॉइंट है समझौता आयोग यानी सेटलमेंट कमीशन का जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा उत्कृष्टता एवं सत्यनिष्ठा के आधार पर प्रत्यक्ष कर एवं लेखा कारोबार से संबंधित विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। यानी ऐसे व्यक्ति जो स्पेशलिस्ट हों डायरेक्ट टैक्सेस और लेखा कारोबार से, और इनकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उत्कृष्टता एवं सत्यनिष्ठा के आधार पर की जाएगी। अमूमन क्या होता है, ये प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारी होते हैं जिससे इनको जो है इसके तहत नियुक्त किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ, ये आपका जो है नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट होगा 19 का, अध्याय 19 का यानी मामलों का समझौता यानी सेटलमेंट ऑफ केसेस, जिसमें धारा 245 खा का, धारा 245 खा का
तो समझौता आयोग की अधिकारिता एवं शक्तियाँ, समझौता आयोग की अधिकारिता एवं शक्तियाँ यानी जुरिडिक्शन पावर एंड ऑफ सेटलमेंट कमीशन, जुरिडिक्शन पावर ऑफ सेटलमेंट कमीशन, समझौता आयोग की अधिकारिता एवं शक्तियाँ। ठीक है, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए समझौता आयोग की अधिकारिता एवं शक्तियों का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जाएगा। न्यायपीठ का पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा जो 2 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी जो न्यायपीठ होगी उसका पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष होगा अथवा उपाध्यक्ष होगा। यानी ये अध्यक्ष की अध्यक्षता में या उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित होगी, किंतु इसके अलावा अन्य 2 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अच्छा, अध्यक्ष के अधीन गठित न्यायपीठ प्रधान न्यायपीठ कहलाएगी तथा शेष अतिरिक्त न्यायपीठ कही जा सकेंगी। तो धारा 245 खा का यानी समझौता आयोग की अधिकारिता एवं शक्तियाँ यानी जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ सेटलमेंट कमीशन। अच्छा, इसकी लास्ट धारा है 245 ठा, 245 ठा ये 245 एम कही गई है उसमें। तो समझौता आयोग के समक्ष यानी सेटलमेंट कमीशन के समक्ष जो भी कार्रवाइयाँ होंगी वो आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी यानी न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। तो समझौता आयोग के समक्ष इस अध्याय के अधीन कोई भी कार्रवाई भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 193 और 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि समझौता आयोग के समक्ष जो भी कार्रवाइयाँ होंगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएंगी यानी न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। और समझौता आयोग के समक्ष इस अध्याय के अधीन कोई भी कार्रवाई भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193, धारा 193 में है मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड, और धारा 228 में है कि यदि कोई लोक सेवक न्यायिक कार्य कर रहा है तो उसे सआशय अपमानित करना या उसके कार्य में बाधा डालना। कोई लोक सेवक कोई न्यायिक कार्य कर रहा है या न्यायिक कार्य में बैठा हुआ है तो उसे सआशय यानी इंटेंशन के साथ अपमानित करना या उसके कार्य में बाधा डालना। तो 193 जिसमें है मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, 193 और 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। 196 में है ऐसे साक्ष्य को जिसको हम मिथ्या समझते हैं उसके बावजूद भी प्रयोग में लाना। तो इस तरह से आज के आप सेक्शन 6 जो इसका है भाग 6, चूँकि ये काफ़ी बड़ा एक्ट हो गया है तो इसमें जो है हम भाग 6 देख रहे हैं। ये छठा वीडियो क्लास आपका है कर अधिनियम का है। तो इसमें आपने अध्याय 17, अध्याय 19 और अध्याय 19 का ये 3 पॉइंट आप देख चुके हैं। अब हम लोग अध्याय इसका जो पार्ट 7 होगा यानी भाग 7 होगा उसमें मिलेंगे और 8 में इसे कंप्लीट कर लेंगे। कहने का मतलब है अभी हमारे 2 पार्ट और हैं और अभी इसके अध्याय 20, 21, 22 और 23, क्योंकि आयकर अधिनियम में टोटल 23 चैप्टर हैं और इसमें 298 सेक्शन और 14 शेड्यूल्स यानी अनुसूचियाँ हैं। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसको धैर्य के साथ पढ़िए और नोट्स बना लीजिए। फिर आपको समरी के तौर पे सभी का मिला जुला एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा तो आप उसको जो है रिवीजन के लिए रखिएगा। बाकी डिटेल में पढ़िए क्योंकि सफलता का मतलब शॉर्टकट नहीं होता है ना। आप डिटेल में पढ़िए, बड़ा है तो क्या हुआ, आप अच्छी जानकारी इकट्ठा करिए और इसका बढ़िया सा नोट्स बनाइए। तो मिलते हैं 7वें इसके पार्ट में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।